हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी EMRS PGT इंग्लिश के MCQs की सीरीज चल रही है और ये वैसे तो लिटरेचर का जो भी एग्ज़ाम होता है सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। विलियम शेक्सपियर हर लिटरेचर के एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो अभी हम विलियम शेक्सपियर के MCQs की सीरीज़ ही कर रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेकर। आज ही हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले मैं जो वीडियो है उनकी प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ। अगर किसी ने पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो वो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, Who among the following women writer famously imagined the plight of Shakespeare's sister? Options are George Eliot, Virginia Woolf, Iris Murdoch, Frances Burney. तो बेसिकली मतलब एक तरीके से इमेजिनरी सिस्टर शेक्सपियर की किसे माना जाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? Yes, the correct answer is Virginia Woolf. Option number B is the correct answer. Now moving to the next question. Next है, which of the modern plays by a British playwright actually puts Shakespeare as character on stage? बताइए। Options are Edward Bond's Bingo, Harold Pinter's Mountain Language, Terence Rattigan's Inspector Calls, जॉय ऑटन्स लूट। देखिए, ये एक मॉडर्न प्ले है। कौन सा मॉडर्न प्ले है पूछा गया है और एक ब्रिटिश प्ले राइट के द्वारा लिखा गया है जिन्होंने एक्चुअली पुट्स शेक्सपियर एज कैरेक्टर ऑन स्टेज। शेक्सपियर को एज अ कैरेक्टर स्टेज पे रिप्रेजेंट किया है उन्होंने। तो कौन सा तो वर्क है और किस राइटर के द्वारा लिखा गया है, बेसिकली यहाँ ये पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। एडवर्ड बॉन्ड्स बिंगो, हैरोल्ड पिंटर्स माउंटेन लैंग्वेज, टेरेंस रेटिगन्स इंस्पेक्टर कॉल्स, जॉय ऑटन्स लूट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एडवर्ड बॉन्ड्स बिंगो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज द फॉर्मलिस्ट क्रिटिक dash mocked the character based criticism of dash by posing a famous question, how many children had Lady Macbeth? देखिए, एक तो है इसमें फॉर्मलिस्ट क्रिटिक, कौन है वो, इसके बारे में पूछा गया है। और मोक्ड द कैरेक्टर बेस्ड क्रिटिसिज्म ऑफ, और किसी के एक के क्रिटिसिज्म के बेस पे उन्होंने मोक किया है कैरेक्टर को बाय पोजिंग अ फेमस क्वेश्चन। तो ये दोनों ही ब्लैंक में क्या फिल होगा इनमें से? ऑप्शंस हैं FR लेविस और E.K. चैम्बर्स, क्लिंट ब्रूक, FL लूकस, मोनेरो ब्रैडस्ले, नीथ बर्क और LC नाइट्स और AC ब्रैडली। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D, LC Knight and AC Bradley. Now moving to the next question. Next is, sexual possessiveness is a theme of Shakespeare's which play? शेक्सपियर के किस प्ले की थीम है सेक्सुअल पजेसिवनेस? देखिए, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सेक्सुअल जेलसी किसकी थीम है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो है सेक्सुअल जेलसी, ठीक है, और एक है सेक्सुअल पजेसिवनेस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं कॉरिलिनियस, जूलियस सीजर, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 और मिडसमर नाइट ड्रीम। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा ये बताइए। सेक्सुअल जेलसी के लिए किसे जाना जाता है? ओथेलो को, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, ओथेलो। अब इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? Yes, sexual possessiveness is the theme of the play Midsummer's Night Dream. Option number D is the correct answer. Now moving to the next question. Next is, the title of William Faulkner's The Sound and the Fury is taken from a play by. देखिए,
विलियम फॉकनर का वर्क है साउंड एंड द फ्यूरी। ठीक है, अब ये जो टाइटल है वो किसी राइटर के वर्क से लिया गया है। ठीक, अब कौन राइटर हैं वो, तो यहाँ पे राइटर का नेम पूछ के तो क्वेश्चन को आसान ही बना दिया है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि विलियम शेक्सपियर के किस वर्क से इसे लिया गया है और क्या वो प्ले है या फिर किसी पोएम से लिया गया है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, विलियम शेक्सपियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर and what he hath left us is an ode composed by। ये एक ओड है जो किसके द्वारा कंपोज किया गया है। देखिए, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर। अब आगे कहा गया एंड व्हाट ही हैथ लेफ्ट अस, एंड व्हाट ही हैड लेफ्ट अस। ये जो ओड है ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है। ऑप्शंस है जॉन मिल्टन, बेन जॉनसन, एंड्रयू मार्बल, जॉन सकलिंग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सोचिए, आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। Yes, the correct answer is Ben Jonson. Option number B is the correct answer. Now moving to the next question. देखिए, इसे देख लेते हैं। When my love swears that she is made of truth, I do believe her, though I know she lies. The author of these lines. क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऑथर पूछ के तो आसानी कर दिया क्योंकि शेक्सपियर की सीरीज चल रही है, तो ऑथर भी कौन है, शेक्सपियर। तो बताइए शेक्सपियर के किस वर्क से है। देखिए, ये शेक्सपियर के एक सोनेट से है और सोनेट का नंबर कौन सा है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर के एक सोनेट से ये लाइन ली गई है, मतलब बेसिकली जो सोनेट की फर्स्ट लाइन होती है वही सोनेट का नाम हो जाता है, तो ये भी सोनेट की फर्स्ट लाइन है। व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ, आई डू बिलीव हर, दाउ आई नो शी लाइज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ऑन सीइंग whom does Miranda exclaim, Oh Father, surely that is a spirit, Lord, how it looks about। किसको देखकर मिरांडा अपने पिता से ही कहती है Surely that is a spirit। ऑप्शन है कैलिबन, फर्डिनेंड, अलोन्जो, स्टीफेनो। What is the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। यस, द राइट आंसर इज फर्डिनेंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज द फर्स्ट instance of female cross dressing with the disconcerting nonsense of a boy actor dressing as a boy while playing the role of a woman in the dramatic world of Shakespeare occurs in। Options are The Two Gentlemen of Verona, As You Like It, 12th Night, Midsummer Night's Dream। सोचिए, आंसर कीजिए, क्योंकि ये जितने भी वर्क दिए गए सभी में क्रॉस ड्रेसिंग का तो सीन है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए। नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिफाई फाल्स्टाफ्स फर्स्ट वर्ड्स इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1। देखिए, फाल्स्टाफ नाम का कैरेक्टर शेक्सपियर के बेसिकली 3 वर्क्स में है। ठीक है, यहाँ पे जो बात हो रही है इस फाल्स्टाफ कैरेक्टर की वो हेनरी फोर्थ पार्ट 1 से हो रही है और इसका फर्स्ट लाइन या फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होती है वो पूछा गया है।
ऑप्शन है नाउ हैरी व्हाट टाइम ऑफ डे इज इट लेड। नेक्स्ट है नाउ हेल व्हाट टाइम ऑफ डे इज इट लेड। नेक्स्ट है नाउ हैरी व्हाट टाइम ऑफ नाइट इज इट लेड। तो चेंजेस आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हैरी और हेल में चेंज है, बाकी सारे स्टेटमेंट कॉमन है। तो आपको ध्यान रखना है क्या स्टेटमेंट थी, और यहाँ पे डे की जगह नाइट कर दिया गया है। तो हैरी है या हेल है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, और डे है या नाइट है ये सोचिए क्या होगी इसकी राइट स्टेटमेंट। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नाउ हेल व्हाट टाइम ऑफ डे इज इट लेड। नेक्स्ट इज शेक्सपियरियन प्लेज आर इन दी करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं शेक्सपियर के कौन कौन से वर्क के बारे में जिक्र किया गया है। तो एक वर्क दिया है इन्होंने मर्चेंट ऑफ वेनिस, नेक्स्ट है हेनरी फोर्थ पार्ट 1, रोमियो एंड जूलियट और रिचर्ड सेकंड। तो इनकी पब्लिकेशन डेट के अकॉर्डिंग या रिटन डेट के अकॉर्डिंग जब ये लिखे गए थे उस ईयर के अकॉर्डिंग इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। वर्क देख सकते हो, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, रोमियो एंड जूलियट और रिचर्ड सेकंड। तो फर्स्ट कौन सा होगा, सबसे पहले क्या आना चाहिए। देखिए इसमें अगर देखें तो फर्स्ट पे ही आएगा रोमियो एंड जूलियट, ये नंबर 1 पे आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रिचर्ड सेकंड, ठीक, तो ये देख लेते हैं फर्स्ट पे कौन कहाँ पे है रोमियो एंड जूलियट। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, रोमियो एंड जूलियट। उसके बाद रिचर्ड सेकंड, देन आएगा हेनरी फोर्थ पार्ट 1, देन मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The line "I am no Prince Hamlet, nor was meant to be" appears in T.S. Eliot's। बताइए T.S. Eliot के किस वर्क में ये हमें लाइन देखने को मिलती है, I am no Prince Hamlet, nor was meant to be। ऑप्शंस आर ग्रेंटिनो, आई थिंक, हाँ, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक, 4 क्वार्टेट या फिर वेस्टलैंड। तो ये बहुत ही फेमस लाइन है किसकी, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक की। नेक्स्ट चलते हैं। His life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man. Who is the speaker and about whom is this spoken? Options are Anabarbus on Antony, Brutus on Caesar, Cleopatra on Antony, Mark Antony on Caesar. His life was gentle and the element so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man. कौन स्पीकर है इन लाइन्स का और किसके विषय में कह रहा है। देखिए ये लाइन बोलता है मार्क एंटनी और किसके लिए, सीजर के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। इन किंग लियर टू विच वुमन हैज एडमंड स्वॉन हिज लव। ऑप्शंस हैं कॉर्डिलिया, गॉनरिल, रीगन या फिर बोथ गॉनरिल एंड रीगन। तो एडमंड नाम का जो कैरेक्टर होता है वो लव अफेयर किस किस के साथ करता है। यस, द करेक्ट आंसर इज बोथ गॉनरिल एंड रीगन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज असर्सन रीजन से है, ये देखिए, ओथेलो किल्ड डेस्डेमोना, ये असर्सन है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज डेस्डेमोना कमिटेड इनफिडेलिटी। तो क्या ये सही था, ये तो देख के ही रॉन्ग पता चल रहा है कि रीजन क्या है, ये गलत दिया गया है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ओथेलो किल्ड डेस्डेमोना, ये तो सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, रीजन जो है वो रॉन्ग है।
तो राइट आंसर क्या होगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज arrange the following stages in a sequence in which all Shakespearean tragedies are structured। बेसिकली शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ही नहीं, सारी ट्रेजेडी का जो मतलब एक स्ट्रक्चर, एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, उसमें ये किस सीरीज में लगे हुए होते हैं ये बताना है। क्या क्या है? डेनुमा है, कॉन्फ्लिक्ट है, एक्सपोजिशन है, क्लाइमैक्स है। तो किस सीरीज में लगेंगे? सबसे पहले क्या घटित होता है ट्रेजेडी में? डेनुमा, कॉन्फ्लिक्ट, एक्सपोजिशन, क्लाइमैक्स। तो शुरुआत ट्रेजेडी की अगर हम माने तो किससे होगी? एक्सपोजिशन से होगी। ये नंबर 1 पे आना चाहिए। ठीक है, बाकी 2 कट गए, इनमें से देख लेते हैं। ठीक है, एक्सपोजिशन शुरुआत में आएगा, उसके बाद अगर हम बात करें तब शुरू होता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट, तो ये 2nd नंबर पे ही आएगा कॉन्फ्लिक्ट। देन क्लाइमैक्स, ठीक है, 3rd नंबर पे, एंड 4th पे आएगा डेनुमा। ठीक, तो कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? 3rd, 2nd, 4th, 1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर से देख लीजिए क्या आएगा? एक्सपोजिशन फर्स्ट पे आएगा, देन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो ये 2nd पे हो जाएगा, देन क्लाइमैक्स, और देन लास्ट में डेनुमा। नाउ नेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैमलेट लाइंग वुंडेड सेज टू हिज फ्रेंड होरेशियो आई एम डेड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच से है ये क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि हैमलेट मतलब घायल पड़ा है, लेटा है, और अपने दोस्त से कह रहा है होरेशियो से आई एम डेड। तो ये किसका एग्जाम्पल है? प्रोटेसिस, एनाक्रेसिस, प्रोलैप्सिस या फिर पन? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Yes, the right answer is prolapsus. Wait a minute. Option number C is the correct answer, prolapsus. Now, next. Which Shakespearean play contain the line? शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसमें ये लाइन है? लाइन है, there is a special providence in the fall of a sparrow. There is a special providence in the fall of a sparrow. Options हैं King Lear, Hamlet, Coriolanus, Macbeth. What is the correct answer? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है हैमलेट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये लाइन हैमलेट की है। देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। नेक्स्ट, शेक्सपियर सोनेट। सोनेट के विषय में कौन सी लाइन यहाँ पे ट्रू है ये बताना है। लाइन है, शेक्सपियर सोनेट्स डू नॉट कैरी अ डेडिकेशन। नेक्स्ट है, आर डेडिकेटेड टू जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, आर डेडिकेटेड टू मैरी आर्डन, या फिर आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर WH। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। Yes, are dedicated to an unknown Mr. WH। ठीक है, और इन्हें हेनरी रिथॉसली भी समझा जाता है, जिनका नाम मतलब रिवर्स में करके लिख दिया हो इस तरीके से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। लेकिन लास्ट के जो उनके सोनेट हैं शेक्सपियर के, वो किसे डेडिकेटेड हैं? वो डार्क लेडी को डेडिकेटेड हैं। इसे देख लेते हैं। द वर्ड्स इफ इट वर डन व्हाट इट इज डन, देन were the well it were done quickly are uttered by। ये लाइन किसके द्वारा कही जाती है? if it were done when it is done, then were well it were done quickly। options are Hamlet, King Lear, Othello, Macbeth। क्या होगा इसका राइट आंसर? Yes, the correct answer is Macbeth. Option number D is the correct answer. Now moving to the next question.
स्टीलिंग हर सेल्फ टू द मर्डर लेडी मैकबेथ कॉल्स ऑन डैश टू अनसेक्स मी हेयर। मैकबेथ से है ये। चूज दी राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब इस ब्लैंक में क्या फिल होना चाहिए वो देखना है। ऑप्शंस हैं गॉड, द स्पिरिट्स ऑफ हेल, द एंजल्स इन हेवन, नो वन इन पर्टिकुलर। देखिए क्या है लाइन को ध्यान से समझना है। लाइन है स्टीलिंग हर सेल्फ टू द मर्डर लेडी मैकबेथ कॉल्स ऑन, क्या आना चाहिए, कॉल्स ऑन गॉड, कॉल्स ऑन स्पिरिट्स ऑफ हेल, कॉल्स ऑन द एंजल्स इन हेवन। इन तीनों में से क्या राइट आंसर होगा इसका? सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यस, द स्पिरिट्स ऑफ हेल। Stealing herself to the murder, Lady Macbeth calls on the spirits of hell to unsex me here. Next is, which one of the following characters in Shakespeare's Tempest is associated with the earth? शेक्सपियर का जो वर्क है टेम्पेस्ट, उसमें कौन सा कैरेक्टर है जो एसोसिएट करता है अर्थ से? ऑप्शंस हैं फर्डिनेंड, एरियल, कैलिबन, प्रॉस्पेरो। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैलिबन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of these plays by Shakespeare does not use cross dressing as a device? अब इनमें से कौन सा प्ले है जिसमें क्रॉस ड्रेसिंग को एक डिवाइस के रूप में यूज़ नहीं किया है? क्रॉस ड्रेसिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? क्रॉस ड्रेसिंग का मतलब है कि जो बॉयज़ हैं वो भेस बदल के लड़की का रूप रख के मतलब जाते हैं प्ले के अंदर, ठीक है? तो ये है क्रॉस ड्रेसिंग। अब बताना है कि किस प्ले में ये नहीं होता है, मतलब ये एक डिवाइस के रूप में यूज़ नहीं किया गया है। ऑप्शन है एज यू लाइक इट, जूलियस सीजर, सिम्बलिन, टू जेंटलमैन ऑफ बेरोना। तो अभी पिछले उसमें देखा था हमने, एज यू लाइक इट में क्रॉस ड्रेसिंग है और टू जेंटलमैन ऑफ बेरोना में है। आप बताइए इन दोनों में से किस में क्रॉस ड्रेसिंग नहीं है? जूलियस सीजर और सिम्बलिन में। सोचिए, आंसर कीजिए। What is the correct answer? Yes, the right answer is Julius Caesar. इसमें क्रॉस ड्रेसिंग नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज जॉन ड्राइडन इन हिज हीरोइक ट्रेजेडी ऑल फॉर लव। जॉन ड्राइडन की जो हीरोइक ट्रेजेडी है ऑल फॉर लव टेक्स द स्टोरी ऑफ शेक्सपियर्स। इन्होंने स्टोरी शेक्सपियर के किस वर्क से ली है? ऑप्शन है ट्रोलियस एंड क्रेसिडा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, मेजर फॉर मेजर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जॉन ड्राइडन इन हिज हीरोइक ट्रेजेडी ऑल फॉर लव। ऑल फॉर लव की जो स्टोरी है या समरी कह लीजिए, स्टोरी कह लीजिए, तो स्टोरी किस वर्क से ली है शेक्सपियर के? ट्रोलियस एंड क्रेसिडा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, मेजर फॉर मेजर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। इन किंग लियर हु अमंग द फॉलोइंग स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ पुअर टॉम। किंग लियर में बेसिकली पुअर टॉम की वॉइस में कौन बोल रहा होता है एक्चुअली? मतलब भेस बदल के वो टॉम का रूप धारण कर लेता है, टॉम बन जाता है। कौन है वो कैरेक्टर? ऑप्शन है केंट, एडगर, एडमंड या फिर ग्लॉस्टर्स। ग्लॉस्टर। क्या है इसका राइट आंसर?
सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, द राइट आंसर इज एडगर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विलियम शेक्सपियर। हाँ सॉरी, विलियम शेक्सपियर से ये कोटेशन है, देख लेते हैं। इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एन आर्ग्यूमेंट ए रिमार्क इट्स ग्रीक टू मी। यू आर कोटिंग। देखिए, मतलब कहीं पे भी आप कोई स्टेटमेंट देखते हो और वो आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसको आप सीधे सीधे फ्रेजल वर्ब में इस तरीके से रिमार्क कर सकते हो कि इट इज़ ग्रीक टू मी। तो ये आप किसको कोट कर रहे हो अगर आप इस तरीके से बोलते हो उसके लिए? तो ये आप विलियम शेक्सपियर को कोट कर रहे हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग plays of William Shakespeare is not directly referred to in T.S. Eliot's The Waste Land? नोट को ध्यान में रखकर करना है इसका आंसर। ये कह रहा है कि शेक्सपियर के जो नीचे दिए गए प्ले हैं उनमें से कौन सा डायरेक्टली रेफर नहीं किया गया है टी.एस. एलियट के वेस्टलैंड में। इसका मतलब टी.एस. एलियट के वेस्टलैंड में विलियम शेक्सपियर के वर्क्स को रेफर किया गया था, तो कौन सा नहीं है उनमें से? ऑप्शन है हैमलेट, किंग लियर, कॉरिलिनियस, टेम्पेस्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, हैमलेट को रेफर किया गया है, कॉरिलिनियस को भी रेफर किया गया है और टेम्पेस्ट को भी रेफर किया गया है, लेकिन किंग लियर को रेफर नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज फाल्स्टाफ। देखिए, फिर से आ गया वो क्वेश्चन। फाल्स्टाफ इज अ कैरेक्टर इन, मैंने बताया था शेक्सपियर के 2 प्लेज में है, शायद 2 या 3 प्लेज में है फाल्स्टाफ नेम का ये कैरेक्टर। हाँ, 2 प्लेज में ही है, आई एम श्योर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन से वो 2 वर्क्स हैं इनमें से, ऑप्शंस में से, जिनमें फाल्स्टाफ नाम के कैरेक्टर को आप देखते हो। हेनरी फोर्थ पार्ट 1, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, कॉमेडी ऑफ एरर, टाइटस एंड्रोनिकस। तो एक तो कंफर्म है हेनरी फोर्थ पार्ट 1, ठीक है। अब इसी से ही आप आंसर कर सकते हो, इसमें ए नहीं है, आप इसे कट कर दीजिए। बाकी 3 ऑप्शंस में से सोच के बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर, और किस वर्क में है फाल्स्टाफ नाम का कैरेक्टर। और इसमें तो बहुत ही सीरियस कैरेक्टर है, लेकिन दूसरा जो वर्क है उसमें कॉमिक कैरेक्टर के रूप में इसको मतलब लिखा है शेक्सपियर ने। यस, सेकंड जो है वो है मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ठीक है। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज to see him act is like reading Shakespeare by flashes of lightning, about which Shakespearean actor Coleridge wrote the above line. Coleridge ने शेक्सपियर के किस एक्टर के बारे में, किस शेक्सपियरियन एक्टर के विषय में ये कहा है कि उसको देखने पर, टू सी हिम एक्ट, उसको एक्ट करते हुए देखने पर, इज लाइक रीडिंग शेक्सपियर बाय फ्लैशेस ऑफ लाइटिंग, कि लाइट के फ्लैश में हम शेक्सपियर को रीड कर रहे हों। तो किसके विषय में कहा है ये? ऑप्शन है डेविड गैरिक, रिचर्ड बर्बेस, जॉन फिलिप कैम्बल, एडमंड कीन। सोचिए, आंसर कीजिए। कॉलेज का ये कमेंट है, किसके विषय में है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यस, द राइट आंसर इज एडमंड कीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, और ये आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा और सिंपल भी है। देखिए, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट? ये हर किसी को पता है, नींद में भी याद रखते हैं लोग, ठीक है। शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है राइमिंग स्कीम शेक्सपियर के सोनेट की? देखिए, शेक्सपियरियन सोनेट जो है वो डिवाइडेड होता है किसमें? 3 क्वार्टेट एंड 1 कपलेट, ठीक है। 3 क्वार्टेट रहते हैं, ठीक है। एक क्वार्टेट में 4 लाइन होती हैं, इस तरीके से 3 क्वार्टेट यानी कि इक्वल टू 12 लाइन्स, ठीक है। और एक 1 कपलेट रहता है, 1
कपलेट, यानी कि 2 लाइन। इस तरीके से ये 14 लाइंस बन जाती हैं। ठीक है, तो आप इसी आधार पे लगा सकते हो 3 क्वार्टेट में कौन सा मतलब राइमिंग स्कीम रहेगी। उसकी राइमिंग स्कीम रहती है ए बी सी डी ई एफ। तो ये तो बन गए 3 क्वार्टेट और एक कपलेट रहता है जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इसे लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। इसके बारे में भी आप ज़रूर बताइए, मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट का। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।